वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए 2024 की चाइनीज लैंग्वेज फिल्म द लास्ट फ्रेंजी की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में हम जेम्स नाम के एक बच्चे को देखते हैं जिसकी मॉम को फिजूल खर्च बिल्कुल भी पसंद नहीं है दोस्तों। मतलब टॉयलेट पेपर से लेकर हैंड वॉश तक कितना यूज करना है वो जेम्स को सिखाया करती थी। इसलिए अब जेम्स अधेड़ उम्र का हो गया है, लेकिन तब भी उसे हर काम करने से पहले अपनी मॉम की सारी बातें याद आती हैं और वो ठीक उन्हीं की तरह काम करता है। जैसे वो पानी का प्रेशर एकदम से कम करके पानी भरता है ताकि पानी का मीटर ज्यादा ना बढ़े। टूथपेस्ट खत्म हो जाने के बाद भी वो कहा करती थी कि तुम्हें बेटा टूथपेस्ट को आखिरी दम तक निकालना है, तो वो भी बेलन से उसको जोर लगा लेता है। यहाँ तक कि वो ये भी कहती थी कि मरे हुए परिवार के लोगों की जो फोटो है उनके सामने अगरबत्ती पूरी नहीं जलानी बल्कि 3 टुकड़ों में जलानी है ताकि ज्यादा चले। अब इसके बाद जेम्स अपना हिसाब करता है कि अगर मैंने नॉर्मल लोगों की तरह खाया पिया होता, खर्चा किया होता, तो मेरे कम से कम 8,03,380 रुपए ज्यादा खर्च हो जाते। यानी कि मैंने 8,03,380 रुपए बचाए हैं। मतलब मजा आ गया। इसके बाद वो टाइम देखता है अपने मोबाइल में जो कि सुबह के 7 बज रहे हैं। फिर वो अपने घर से बाहर निकलता है तो अपनी साइकिल का लॉक खोल रहा होता है, जिसपे बगल का एक बूढ़ा आदमी कहता है कि अरे जेम्स, तुम अपनी इस खटारा सी साइकिल को पब्लिक एरिया में क्यों नहीं रख देते? भला इसको कौन लेकर चुराएगा? बताओ, तुम्हें डेली इसको सीढ़ियों से लेकर ऊपर चढ़ना पड़ जाता है। मगर जेम्स को जैसे कोई असर नहीं पड़ता दोस्तों। वो जाता है एक पुराने से रेस्टोरेंट में जहाँ पे एक दादू होते हैं। वो कहता है कि दादू मेरा नाश्ता लगा दो। और दादू वो तो जेम्स से पूछते भी नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि ये कंजूस कुछ नया ऑर्डर तो करने वाला है नहीं। मेन्यू में जो सबसे सस्ता है ये वही खाएगा। तो इस तरह 7:10 में वो निकलता है नाश्ता करने के बाद सुपरमार्केट, जहाँ वो सिर्फ सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाली चीजें ही खरीदता है। वो मतलब अपनी सारी शॉपिंग कर लेता है। उसका बिल बनाता है सिर्फ 67 रुपीज। हाँ दोस्तों, पर उसकी पेमेंट भी वो वाउचर से पे करता है। बताओ। इसके बाद जेम्स को इतनी खुशी मिलती है कि क्या ही बताएं, क्योंकि उसने इतने रुपए सेव जो कर लिए। इसके बाद वो जाता है अपने ऑफिस, जहाँ एक एम्प्लॉय जेम्स से मजाक करता है कि वाह भाई, आज हम सब के लिए स्नैक्स लेकर आ गए हो क्या? तो जेम्स साफ कह देता है कि नहीं, ये मेरे फादर की कब्र के लिए है। इसके बाद जेम्स की मैनेजर उसे अपने ऑफिस में बुलाती है और कहती है कि तुम मिस्टर वैंग के पास जाओ और कहो कि पिछले साल का टैक्स बिल जल्दी से क्लियर कर दो जाओ। तो पहले तो जेम्स जाने से इनकार कर देता है, मगर जब उसको पता चलता है कि ये काम जो करेगा उसे बोनस मिलेगा तो बस वो जाने को तैयार दोस्तों। और जब वो मिस्टर वैंग के बिल्डिंग के लिफ्ट में एंटर करता है तो उसमें एक लेडी अपने बच्चे के साथ पहले से मौजूद होती है। अब उस छोटे से बच्चे के हाथ में टॉय गन होती है दोस्तों, जिससे वो जेम्स को शूट करता है और जेम्स भी मरने की एक्टिंग करता है ताकि बच्चा खुश हो जाए। पर काफी देर हो जाती है, जेम्स उठता ही नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने जेम्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, जहां उसकी कुछ वही टेस्टिंग्स वगैरह चल रही है, जिससे पता चलता है दोस्तों कि जेम्स को लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर है। हाँ, डॉक्टर अपने केबिन में जूनियर डॉक्टर को बता रहे होते हैं कि जेम्स नाम के पेशेंट को लास्ट स्टेज ब्रेन ट्यूमर है, पर हमें ये बात उसको डायरेक्टली नहीं बतानी, इससे उसके दिमाग पे बुरा असर पड़ेगा। अगर पेशेंट का कोई फैमिली मेंबर हो तो पहले उसे ये बात बतानी होगी। मगर कहाँ दोस्तों, जेम्स तो अपने कानों से ये बात सुन लेता है, क्योंकि दरवाजे पे खड़ा था वो बेचारा खुद पूछ लेता है कि अगर कोई फैमिली मेंबर ना हो तो। इसके बाद डॉक्टर जेम्स को बिठाकर उससे अच्छे से बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि वॉमिटिंग वगैरह कब से हो रही है आपको? वो कहता है पिछले कई महीनों से हो रही है, मगर आज मैं पहली बार बेहोश हुआ। जिसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि ये ट्यूमर आपके ब्रेन स्टेम के काफी नजदीक है और ये ऑलरेडी 2 सेंटीमीटर का हो चुका है। अगर अभी और बड़ा होगा तो ये ब्रेन स्टेम पे दबाव डालेगा, जो कि खतरनाक साबित हो सकता है। तो अब जेम्स पूछता है, फिल्मों और कहानियों में जैसे दिखाते हैं ना कि डॉक्टर से कोई मिस्टेक हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे भी कोई मिस्टेक हो गई हो? डॉक्टर कहते हैं कि देखो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो अपने ये रिपोर्ट्स चेक कर लो और किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके डिस्कस कर लो। तो वो जाता है दोस्तों। हाँ, वो जाता है दूसरे हॉस्पिटल में। वहाँ भी वही कहते हैं कि आपके सिटी स्कैन में कोई दिक्कत नहीं है, आपको सच में ब्रेन ट्यूमर है। हाँ, लेकिन अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप हमारे यहाँ भी एक बार टेस्ट करवा लो, जिसकी फीस होगी 1500 रुपए। जेम्स कहता है इससे पहले मैंने जहाँ करवाया था वहाँ तो 1350 लगा था। तो वहाँ की डॉक्टर कहती है फिर आप वहीं करवा लीजिए, जाइए। तो दोस्तों पिछले हॉस्पिटल में ही जेम्स फिर से टेस्ट करवाता है, जिससे उसे पता चलता है कि ट्यूमर तो तेजी से बढ़ रहा है। 1 सेंटीमीटर बढ़ने में सिर्फ 10 दिन ही लगेंगे, यानी जेम्स के पास अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। ये जानने के बाद जेम्स बेचारा जाता है अपने पेरेंट्स की कब्र पे और खूब रोता है वहाँ पे। फिर वो जाता है अपने घर दोस्तों और अपने पड़ोसी के बूढ़े दादू से कहता है, अगर मैं 1-2 दिन तक अपने घर से बाहर ना निकलूं तो ये रहे मेरे घर की चाबी, आप एक बार ताला खोल के देख लेना। पर वो उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर देता है। बेचारा जेम्स उदास होकर अपने ही घर जाता है और वहाँ अपनी डायरी देखता है, जिसमें उसने मिलियन रुपए बचा के रखे थे अपने फ्यूचर के लिए। मगर अब क्या करेगा बेचारा, फ्यूचर तो है ही नहीं, कुछ ही दिनों के लिए जिंदा है वो। अगले दिन जब वो बूढ़े दादू के रेस्टोरेंट में जाता है तो वो कहते हैं कि ये लो खा लो, अब ज्यादा दिनों के लिए तुम इसको खा नहीं सकते। तो जेम्स हैरानी से देखता है कि इनको कैसे पता चला। तो दादू कहते हैं कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ बेटा, अब ये रेस्टोरेंट में बंद करने वाला हूँ।
जेम्स पूछता है, दद्दू अगर आपको पता चल गया कि आप सिर्फ 10 दिन में मतलब मरने वाले हो या 10 दिनों तक ही जिंदा रहोगे, तो आप उन 10 दिनों में क्या क्या करेंगे? तो दद्दू कहते हैं मैं तो सन्या जाऊंगा। जेम्स कहता है बीच देखने के लिए क्या? तो दद्दू कहते हैं नहीं रे, मेरी वहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज हैं, उन्हें बेचने के लिए। उसे बेचकर जो मुझे पैसे मिलेंगे उन्हें मैं अपने पुराने दोस्तों को एक ट्रिप पे लेकर जाऊंगा और सारे पैसे उनको सौंप दूंगा। फिर जेम्स जाता है उस जगह पे जहाँ कई साल पहले जेम्स और उसके 3 भाई, मतलब भाई तो नहीं, भाई जैसे दोस्तों ने अपनी विश एक टिफिन बॉक्स में बंद करके जमीन में गाड़ दी थी। जेम्स उसे खोदकर बाहर निकालता और फिर देखता है कि मेरा एक दोस्त रेस कार ड्राइवर, दूसरा मार्शल आर्ट्स मास्टर, तीसरा सबसे बड़ा भाई और चौथा अपने सारे भाइयों की देखभाल करना चाहता था, मतलब ये उनकी विश थी। तो जेम्स को अपने तीनों भाई टेम, सेंग और डोंग की बातें याद आ जाती है कि भले ही हम खून के सगे भाई ना हो, मगर आज से हम भाई से भी बढ़कर हैं एक दूसरे के लिए। हम हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। फिर दोस्तों जेम्स सबसे पहले अपने ऑफिस जाकर मैनेजर को बता देता है कि मेरे पास देखो अब बहुत ही कम वक्त बचा हुआ है और इस टाइम को मैं ऑफिस का काम करके वेस्ट नहीं करना चाहता। फिर बेचारा अपना घर भी कौड़िए के दाम पे बेच देता है और उसके बैंक अकाउंट में अब कम से कम 10 लाख युआन होते हैं। फिर वो जाता है मिलने के लिए टेम से, जो कि अब एक सक्सेसफुल वुमन के पीछे खड़ा आदमी बन के रह गया था, जबकि उसका सपना था कि वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। कहाँ दोस्तों, मगर अब वो अपनी सक्सेसफुल राइटर वाइफ के बस आगे पीछे घूमता रहता है। उसकी वाइफ का मैनेजर भी उसका भाई ही था, जिसकी वजह से टेम के पास पैसा तो था मगर उसे अपना वजूद महसूस नहीं होता था। और जब टेम अपने सामने जेम्स को देखता है तो सोचता है कि जरूर इसे पैसों की जरूरत होगी। और जब जेम्स कहता है कि सेंग और डोंग कहाँ है, मुझे सभी को कुछ बताना है यार, तो टेम को लगता है कि जरूर जेम्स को कुछ ज्यादा ही पैसों की जरूरत है, तभी तो तीनों की उसको जरूरत पड़ रही है। इसके बाद हम सेंग को देखते हैं दोस्तों, जो कि एक बॉक्सिंग क्लब का सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, जबकि उसका सपना था मार्शल आर्ट्स मास्टर बनने का। पर वो मॉल के सिक्योरिटी गार्ड के काम से फंकी मारकर बॉक्सिंग के सारे टेक्निक सीख रहा होता है, मतलब देख देख के, जिसकी वजह से मॉल का मैनेजर सॉन्ग को काम से निकाल देता है। वहीं डोंग जो रेस कार ड्राइवर बनने का जिसका सपना था, मतलब वो मॉल में टॉय ट्रेन चलाया करता है, यानी किसी का सपना पूरा नहीं हुआ दोस्तों। मगर उसका एक बेटा था जिसे रैपिंग बहुत ही ज्यादा पसंद होती है और उसे उसके डैड बहुत ही ओल्ड फैशन भी लगते हैं। मगर डोंग अपने बेटे से बहुत प्यार भी करता है दोस्तों, और अपनी ओर से रैप वगैरह सीखकर ताल में ताल मिलाने की भी सोचता है। खैर इस तरह हमने सभी की बातें तो कर ली, लेकिन जेम्स ने अपने 1 मिलियन जमा कर लिए थे सक्सेसफुली। अब तो वो लेकर जाता है उसे अपने तीनों दोस्तों के पास, और अब वो लेकर जाता है अपने तीनों दोस्तों को उसी दादू के रेस्टोरेंट में और अपने दोस्तों को बता देता है अपनी सिचुएशन के बारे में। साथ ही वो ये भी बताता है कि मेरे पास जो 1 मिलियन है उससे मैं तुम लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। पर उसके दोस्त सारी बात जानने के बाद भी कहते हैं कि भाई इस तरह से पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि उन पैसों को तुम अपने इलाज पे खर्च करो। जेम्स कहता है कि यार ये क्या बात कर रहा है, नहीं ना, डॉक्टर ने कहा है कि इसका इलाज संभव ही नहीं है। अगर मैं सारे पैसे इलाज में खर्च भी कर दूं ना और बच भी ना पाऊं तो क्या फायदा होगा बताओ। इसीलिए हम लोग मतलब करेंगे वो जो फुल ऑन मस्ती, जिसके लिए दोस्तों वो एटीएम में जाकर अपने सारे पैसे निकाल लेता है। और फिर तो चारों दोस्त मिल जाते हैं एक 5 स्टार होटल में और वहाँ की सबसे महंगी रूम बुक करते हैं। पर जब जेम्स को उस रूम का रेंट पता चलता है तो वो भागने लगता है, पर उसके दोस्त उसको पकड़कर वापस लेकर आते हैं और फिर उस शानदार रूम में बैठकर गप्पे लड़ाते हैं। इसके बाद एक लग्जरी कार रेंट पे ले लेते हैं। हालांकि जेम्स का तो मन था एक नॉर्मल सी कार रेंट करने का, मगर उसके फ्रेंड्स नहीं मानते। वो रेड कलर की चमचमाती टॉप नॉच कार रेंट पे ले लेते हैं, मगर उसमें स्पेस बहुत कम होता है ना, इन सभी के लिए नहीं आता। एक बार कहीं मुड़े तो बस एक दूसरे का किस पक्का था, ऐसा स्पेस था उसमें, इसलिए फिर इन्हें ओपन रूफ वाली रेंज रोवर लेनी पड़ती रेंट पे। उसी में बैठकर ये पूरा शहर घूमते हैं। इसके बाद ये गेम्स खेलने जाते हैं और फुल मस्ती दोस्तों, जिसमें कई सारे दिन गुजर जाते हैं और अंधा पैसा भी खर्च हो जाता है। एक दिन जेम्स के मन में आता है कि मैं मरने से पहले अपना मेमोरियल चूज कर लेता हूँ, पर जब वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ उसकी 20 साल पहले की क्रश जेनी काम करती है। अब ये देखकर जेम्स के दोस्त इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं, मतलब बातचीत करने के लिए। तब जेम्स पूछता है क्या तुम्हारी शादी हो गई है? वो कहती है हाँ मेरी शादी तो किम से हो गई थी। तब जेम्स को याद आता है कि एक बार स्कूल के टाइम में जेनी के गले में कुछ फंस गया था, इसीलिए किम उसको निकालने की कोशिश कर रहा था। मगर जेम्स और उसके दोस्तों को लगा कि किम जेनी को परेशान कर रहा है, इसीलिए उस समय उन्होंने किम की पिटाई कर दी थी, जिससे किम का सामने का एक दांत भी टूट गया था। अब जेम्स किम से मिलना चाहता है, पर जेनी कहती है उसकी मौत कुछ सालों पहले हो गई थी, अब तुम उससे नहीं मिल सकते। तब ये लोग जाते हैं देखने किम की कब्र को। उसके पास वाली कब्र खाली पड़ी होती है, तो इनको लगता है कि जेनी ने जरूर ये कब्र अपने लिए रखी होगी। और जेनी बताती नहीं, इस कब्र की कीमत बहुत ही ज्यादा है, मैं तो मरने के बाद किसी मतलब नॉर्मल कब्र में रह लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं है ना। और तब जेम्स कहता है कि देखो मैं जानना चाहता हूँ कि मरने के बाद क्या क्या प्रोसेस होती है। वो जेनी को अच्छे खासे पैसे देता है और कहता है कि देखो तुम लोगों के मरने के बाद जो जो करती हो वो मेरे साथ भी करो। तो सबसे पहले तो जेम्स को जेनी अच्छे से क्लीन करती है, फिर उसका स्किन केयर करती है, इसके बाद वो मेकअप करने लगती है। और जब वो उसकी लिपस्टिक लगाने जाती है तो वो कहते हैं नहीं इसकी जरूरत नहीं है अभी। और लास्ट में दोस्तों वो जेम्स के नाकों में रुई घुस देती है, मगर वो तो जिंदा है तो सांस की वजह से रुई निकल जाती है।
इसके बाद वो कहती चलो अब अपने कपड़े पहन लो। और तब जेनी जेम्स को गौर से देखती है और पूछती है वैसे तुम्हें हुआ क्या है? देखो मैं बच्ची नहीं हूँ, तुम मुझसे झूठ बोलने की सोचना भी मत। और फिर जेम्स बता देता है कि मेरा ब्रेन ट्यूमर हो चुका है मुझे। जेनी थोड़ी देर के लिए तो चुप हो जाती है क्योंकि उसको भी बुरा लगता है। फिर कहती है अरे तुम ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे लिए सैड हूँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुम्हें कंफर्ट कैसे करूँ। जेम्स कहता है कंफर्ट करना चाहती हो तो मेरे लिए एक अच्छा कवर चुन लो ना, बढ़िया वाला। अगले दिन की बात है दोस्तों, जेम्स के सारे फ्रेंड्स आते हैं जेम्स के रूम में, जहाँ वो देखते हैं कि जेम्स ने बिल्कुल एक डेट जैसा अरेंजमेंट करके रखा हुआ है। तभी वहाँ पे आती है जेनी, जिसको देखकर सभी समझ जाते हैं कि ओहो मामला सेट है, और वो सभी बहाना करके चले जाते हैं। इसके बाद जेम्स अपनी कार ड्राइव करने के लिए देता है जेनी को, जो कि इतनी मस्त कार देखकर बिल्कुल चौंक जाती है। और तब जेम्स उसे बता देता है कि ये रेंटेड है। फिर जब ये दोनों कार से निकलते हैं तो जेम्स के दोस्त दूसरी टैक्सी लेकर इस गाड़ी का ही पीछा करते हैं। ड्राइवर कहता है आप लोग पुलिस से हो क्या? तो टिम कह देता है कि नहीं नहीं, वो जो लेडी है ना वो मेरी वाइफ है, और जो आदमी है वो मेरा भाई जैसा दोस्त है। तो ड्राइवर कहता है अच्छा आपकी वाइफ का चक्कर चल रहा है उसके साथ, अरे मैं अभी फॉलो करता हूँ उनको। इस तरह वो पीछा करता है। उधर दोस्तों हम जेम्स को देखते हैं जो कि जेनी से जानना चाहता है कि तुमने दूसरी शादी के बारे में सोचा क्यों नहीं अभी तक? वो कहती है बस ऐसे नहीं सोचा। फिर वो पूछती है कि तुमने अभी तक वैसे शादी क्यों नहीं करी? तो अब जेम्स कहता है अरे डेटिंग बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, और शादी करने के बाद अगर डिवोर्स हो गया तो बस एलिमनी में इतने सारे पैसे जाते हैं, क्या बताएं। जेनी कहती है अरे तुम सच में यार कंजूस के कंजूस ही हो अभी तक। जेम्स भी हंस देता है उस पर। फिर वो लेकर जाता है एक मॉल में कपड़े खरीदने के लिए, मगर जेनी जेम्स के लिए बहुत ही वैसे कपड़े पसंद कर रही होती है। तो वो सेल्समैन से कहता है लेडीज सेक्शन कहाँ पे? और वहाँ जब जेम्स जेनी के लिए कपड़े पसंद करता है तो वो साफ कह देती है कि इस तरह के कपड़े मेरे प्रोफेशन को सूट नहीं करते। हालांकि यहाँ का कपड़ा जेनी को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, मगर सेल्समैन अकेले में जेम्स को जीजा जी कह देता है। वो कहता है कि अरे जीजा जी दीदी के लिए हमारे यहाँ के बेस्ट कपड़े ये लीजिए ना, वो बहुत ही खुश होंगी। और फिर क्या था दोस्तों, जेम्स तो फूल जाता है खुशी के मारे, और वो सारा कपड़ा वहीं से खरीद लेता है जिसमें उसका बहुत अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। इसके बाद जेम्स और जेनी जाते हैं अपने स्कूल जहाँ वो पढ़ाई करते थे। हालांकि स्कूल तो अभी बंद है, मगर जेनी को यहाँ मिल जाते हैं कुछ गुंडे जिनका जेनी पे पैसा उधार था। वो अपने पैसे मांगते हैं और जेनी को धमकाते भी हैं। तो जेनी और जेम्स भागने लग जाते हैं। क्या करते, फिर जेम्स को उसके तीनों दोस्त ज्वाइन कर लेते हैं। वहीं जेनी एक पेड़ पे चढ़ जाती है जिसके नीचे गुंडे उसका इंतजार कर रहे होते हैं, और तब जेम्स जाता है उड़कर गुंडे को किक मारने के लिए। गुंडे तो साइड हट जाते हैं, जेम्स नीचे गिर जाता है। और फिर क्या था, इसके बाद तो गुंडे उसको अच्छे से मिलकर धोते हैं। और तब सैंग जो कि मार्शल आर्ट्स का शौकीन था वो उड़कर मारता है गुंडों को और जेम्स को उठाता है। बेचारे जेम्स की नाक से खून निकल रहा था, उसे वो पहुंचकर लड़ने के लिए तैयार भी कर देता है। फिर दोनों ग्रुप के बीच होती है तगड़ी फाइट, पर दोनों में से कोई ग्रुप हार मानने का नाम नहीं लेता। इसीलिए ऊपर पेड़ पे बैठी जेनी लगा देती है पुलिस को कॉल, जिसके बाद पुलिस वाले सभी को अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। और जब जेनी पुलिस को सारी बातें बताती है तो पुलिस का यही कहना होता है कि उधारी वापस करने के बीच कुछ नियम भी कानून भी हैं, ऐसे गुंडागर्दी दिखाना सड़क पे ठीक नहीं है। इसीलिए जेम्स और उसके दोस्तों को तो छोड़ देते हैं। और अब जेम्स सोचता है कि पैसे है कितने, मैं दे देता हूँ। तो जेनी बड़े रूड तरीके से कहती है अरे जाने दो, एक मरते हुए इंसान से मैं पैसे नहीं ले सकती। सभी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं जेम्स के लिए। सभी की आंखों में पानी भर आता है कि जेम्स अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। इसके बाद जेम्स जेनी को उसके घर छोड़ने आता है और कहता है तुम्हें पता है मेरा कब से सपना था कि तुम्हें एक दिन मैं घर पर छोड़ूं, और ये देखो ना सपना 20 साल के बाद पूरा हुआ। वो हाथ बढ़ाता है मिलाने को, मगर जेनी उसे हक कर लेती है। अगले दिन दोस्तों जेम्स की जिंदगी का होता है आखिरी दिन, इसीलिए वो पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ बिताता है उस जगह पे जहाँ इन्होंने अपनी पहली वो विश लिस्ट वाला बॉक्स छुपाया था। अब जेम्स कहता है कि तुम तीनों अपनी अपनी विशेस लिखो एक बार फिर से। जब मैं मरकर गॉड के पास जाऊंगा तो उनसे विनती करूंगा कि वो तुम्हारी सारी विशेस पूरी कर दे। इसीलिए सॉन्ग लिखता है कि मैं तो एक बॉक्सिंग मैच जीतना चाहता हूँ। सॉन्ग कहता है मैं अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप बेहतर करना चाहता हूँ, उसकी नजर में हीरो बनना चाहता हूँ। वहीं जब टैम से लिखने को कहा जाता है तो वो कहता है मैं क्या ही चाहूंगा, इसी तरह अपनी वाइफ को उसके हर पल में सपोर्ट करना चाहता हूँ बस। फिर जेम्स रात में उन तीनों को लेकर जाता है अपने अपार्टमेंट में, जिसे रियल एस्टेट एजेंट ने कॉडियो के दाम पे खरीद लिया था। अब जेम्स चाहता है कि मैं यहीं मर जाऊं ताकि कोई भी इस अपार्टमेंट को खरीदे ना। जेम्स के घर पे काफी सारा एक्सपायरी खाना पड़ा होता है दोस्तों, जो कि जेम्स डिस्काउंट पे लेकर आया था। इतना कंजूस बताओ यार। दरअसल उसकी सोच ये थी कि एक्सपायरी डेट के बिल्कुल नजदीक वाला खाना थोड़ा डिस्काउंट में मिल जाता है तो उसे खरीद लो। उसे जेम्स खाता है और अपने दोस्तों को भी खिलाता है। 12 बजने के कुछ देर पहले ही जेम्स बेचारा गिरकर बेहोश हो जाता है दोस्तों। उसके दोस्त जल्दी जल्दी उसको नजदीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहाँ एक बढ़िया सा ट्विस्ट भी रिवील होता है। जेम्स अभी भी जिंदा है और ब्रेन ट्यूमर वाली जो बात थी दरअसल उसके पीछे की ये वजह थी कि ST स्कैन करने वाली मशीन की खराब थी। हाँ, जेम्स के बाद भी जब और लोगों ने करवाया ना स्कैन तो सभी का वही निकला, और जब उन लोगों ने दूसरे हॉस्पिटल में चेक करवाया तो वहाँ उनको ये बीमारी नहीं निकली। फिर उन्होंने कंप्लेंट की इस हॉस्पिटल में, और तब यहाँ के डॉक्टरों ने मशीन चेक की तो उसमें खराबी पाई गई। और फिर हॉस्पिटल वालों ने जेम्स से कांटेक्ट करने की कोशिश भी की थी, ये बात बताने के लिए कि आप सही हो,
मगर जेम्स तो अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया था कि कॉल रिसीव ही नहीं कर पाया। अब ये सच्चाई जानकर पहले तो जेम्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे बार बार ये वॉमिटिंग और सर क्यों घूमता रहता है। तब डॉक्टर बताते हैं कि वो एक्सपायरी फूड खाने की वजह से हो रहा है सर। इतना सुनते के साथ ही जेम्स तो बच्चों की तरह रोना कर देता है शुरू। डॉक्टर कहते हैं आप बिल्कुल फिट हैं, अच्छा खाना खाइए, बस इसमें रोने की क्या बात है। और तब उसके दोस्त बताते हैं कि डॉक्टर ये तो फिट है पर इसने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए ये सोचकर कि मैं मरने वाला हूँ। फिर कुछ देर के बाद जब ये लोग वापस जाने लगते हैं रेंटल कार वापस करने के लिए, तो जेम्स को याद आता है मैंने कुछ पैसे तुम तीनों को आपस में बांट के रखने के लिए कहा था, वो पैसे अभी खर्च नहीं हुए ना, कार की डिक्की में है। चलो मैं पूरी तरह से कंकाल तो नहीं हुआ। वो कार रुकवाता है और उसके दोस्त डिक्की से पैसे वाला बैग निकाल कर मजाक करने लग जाते हैं, अरे ये पैसे तो तुमने हमको दे दिए थे ना, अब नहीं मिल रहे तुम्हें वापस। इस तरह वो हंसी मजाक करते हुए पैसों का बैग एक दूसरे को फेंकने लग जाते हैं और तभी अचानक पैसों से भरा बैग गिर जाता है ब्रिज से नीचे नदी में। सबकी बोलती बंद हो जाती है कि ये क्या हो गया। मगर जेम्स भी बैग के पीछे पीछे नदी में कूद जाता है। उसके तो सारे दोस्त डर जाते हैं कि भाई इसे क्या हो गया, और फिर वो उसको ढूंढने के लिए नदी में चले जाते हैं। फिर दो दोस्त जेम्स को पकड़ कर किनारे पे लेके आते हैं और कहते हैं कि भाई पैसों के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो, अभी तुम जिंदा हो ना तो सब सही हो जाएगा। मगर जेम्स नहीं, वो लड़ता है दोस्तों की मेरी जिंदगी भर की कमाई चली गई। अब वो लोग कहते हैं कि भाई हम धीरे धीरे चुका देंगे तुम्हें। वहीं जेम्स को दोस्तों अभी नहीं पता था कि टेम ने नदी से वो पैसों वाला बैग निकाल लिया है। पर ये जेम्स का ये रूप है ना, उसको देखकर झाड़ियों में ही उसके हाथों से बैग गिर जाता है और वो पैसों के लिए इस तरह अपने दोस्तों के साथ बर्ताव कर रहा था। इसीलिए गुस्से में वो जेम्स को स्लैप करके वहां से चला जाता है और फिर एक एक करके उसके बाकी के दोस्त भी चले जाते हैं कि यार पैसों के लिए कैसा आदमी है ये। और फिर जेम्स को वो सीन याद आता है जब 20 साल पहले उसके तीनों दोस्त उसको अकेला छोड़कर अपने अपने रास्ते निकल चुके थे। अब अगले दिन जेम्स जाता है सबसे पहले उस क्लब में जहां शूटिंग गेम के लिए ये लोग पहले गए हुए थे और उन्होंने 5000 शॉट्स खरीद लिए थे जिन्हें इन्होंने यूज भी नहीं किया था दोस्तों। तो वहाँ की स्टाफ से जेम्स बात करता है कि क्या उन शॉट्स के पैसे आप मुझे वापस कर सकती हैं। वो साफ इनकार कर देती कि नहीं। फिर जेम्स जाता है जेनी के पास और उसको सारी बातें बताता है। तब वो अपने सारे शॉपिंग बैग्स ले आती है और कहती है सारे कपड़े जैसे के तैसे रखे हुए हैं, मैंने एक में से भी कोई टैग नहीं निकाला, तो मैंने वापस करके अपने पैसे ले लो जाओ, वैसे भी इस तरह के कपड़े में पहनती नहीं। पर जेम्स को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि यार क्या किस्मत है। वो कहता है कि नहीं नहीं ये ड्रेसेस मैंने तुम्हारे लिए ही खरीदे थे, मैं वापस नहीं ले सकता। फिर वो अपने घर चला आता है दोस्तों जहाँ रियल एस्टेट एजेंट को जेम्स के अपार्टमेंट के लिए क्लाइंट मिल गया था और अब वो उसको घर दिखाने के लिए लेकर आ गया था। मगर जेम्स से घर बेचने से इनकार कर देता है। इस पे एजेंट यही कहता है कि सर आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है ना। फिर वो जेम्स को उसके ही अपार्टमेंट से बाहर निकाल देते हैं। फिर जेम्स जाता है उसी दादू के रेस्टोरेंट में जो कि अपनी रेस्टोरेंट को बंद करने जा रहा था, मगर जेम्स के लिए रुक जाता है वो। वहाँ जेम्स आज जी भर के शराब पीता है। इसके बाद दादू कहते हैं कि मैंने तुम्हें फ्री में खिलाया पिलाया, आप जाओ जरा अपना रास्ता नापो। तो जेम्स कहता है कि मैं कहाँ जाऊँ दादू, मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। तो दादू भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मुझे क्या पता कि तुम कहाँ जाओ, जाओ जाकर कब्रिस्तान में सो जाओ। और दोस्तों जेम्स ऐसा ही करता है, वो जाता है उस कब्र में जो कि मरने से पहले उसने खरीद ली थी, वो उसी में जाकर सो जाता है यार। उसके अंदर उसको एक टिफिन बॉक्स मिलता है जिसमें लेटर्स लिखे होते हैं उसके दोस्तों की तरफ से। उन्होंने जेम्स के बारे में काफी कुछ इमोशनल लिख के रखा हुआ था जिसे पढ़कर अब जेम्स भी इमोशनल हो जाता है और उसे अपने दोस्तों के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आ जाते हैं। फिर अगले दिन की बात है दोस्तों, डेंको नाम का एक सेलिब्रिटी अपने किसी खास के लिए एक कब्र खरीदने आता है और उसे जेम्स वाला कब्र बड़ा पसंद आ जाता है। पर जेनी उसे बताती है नहीं नहीं ये तो बिक चुका है। और तभी कब्र के अंदर से जेम्स बाहर निकलता है जिससे डंको डर जाता है कि ये कहाँ कौन आ गया। तब जेम्स उसको सारी बातें बताता है कि देखो मैं तो अभी जिंदा हूँ, अगर आपको ये कब्र पसंद है तो आप खरीद लो इसको। तभी जेम्स के दिमाग में एक आइडिया आता है अपने दोस्तों की विशेष पूरी करने का। वो डंको के पीछे पड़ जाता है कि आप अपने कॉन्सर्ट के कुछ फ्री पास मुझे दे दीजिए। वो जाता है दोस्तों उसी मॉल में जहाँ से सॉन्ग को काम से निकाल दिया गया था। वहाँ जेम्स मैनेजर का ढेर सारा कैलकुलेशन वाला काम मिनटों में निपटा देता है और एक फेवर मांगता है कि सॉन्ग को प्लीज आने वाले बॉक्सिंग मैच में पार्टिसिपेट करने की इजाजत दे दीजिए। फिर वो जाता है टेम की वाइफ के पास और उसे टेम के दिल की बात बताता है कि वो कितना तन्हा महसूस करता है। आप तो अपने काम और सेमिनार्स में बिजी रहती हैं। टेम की वाइफ उसे प्यार तो करती है मगर कभी जता नहीं पाती दोस्तों। टेम भी अपने दिल की बात खुलकर नहीं कर पाता था, इसीलिए इस बारे में उसकी वाइफ को नहीं पता था। और अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि ठीक है नेक्स्ट सेमिनार में मैं दुनिया के सामने टेम के लिए अपने प्यार का इजहार करूंगी। जेम्स ये सब करना चाह रहा है, इसका पता उसके तीनों दोस्तों को जब चलता है तो वो अपने पुराने जो दुख थे मतलब बैर थे वो भूल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों जिस दिन वो कॉन्सर्ट होता है ना उस दिन जेम्स अपने पूरे ग्रुप के साथ कॉन्सर्ट में जाता है। वहाँ जेम्स बात करता है बोंको से और उससे डोंग की सारी सिचुएशन समझाता है और उसे मनाता है कि ऑडियंस के सामने तुम डोंग को स्टेज पे बुलाना और ऑडियंस के सामने थोड़ा गाने का मौका देना उसे।
जिसके लिए वो पहले तो नहीं मान रहा होता है, पर जब उसको पता चलता है कि डोंग का बेटा मेरा बहुत ही बड़ा फैन है तो वो मान जाता है। ऑडियंस के सामने वो डोंग को अपना फैन बताकर कहता है कि आओ मेरे साथ, थोड़ा झूमो नाचो गाओ मजे करो, जिससे दोस्तों डोंग का बेटा बड़ा खुश होता है। वो अपने डैड को ओल्ड फैशन समझना बंद कर देता है। फिर वो बाद में अपने सभी फ्रेंड्स को बताता है कि तुम्हें पता है मेरे पापा की जान पहचान कहाँ तक है। अब आगे हम देखते हैं दोस्तों कि सॉन्ग का बॉक्सिंग मैच है, जिसमें सॉन्ग एक प्रोफेशनल खिलाड़ी से कम्पीट कर रहा होता है, इसीलिए उसके आगे ऑब्वियसली यार कमजोर नजर आएगा, बुरी तरह से घायल हो जाता है वो फाइट में, मगर लास्ट में वो जीत ही जाता है किसी तरह से। इस तरह से उसका सपना भी पूरा हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि टैम की वाइफ का सेमिनार है दोस्तों, जिसमें वो अपने सक्सेस का श्रेय देती है अपने हस्बैंड को और उसे आई लव यू वगैरह कहने लग जाती है स्टेज पे बुलाकर। वहीं बैकग्राउंड में एक गलती हो गई थी। टेम की वाइफ ने बुके मंगवा कर रखने को कहा था, जो कि उसका भाई भूल गया था, पर लास्ट मिनट में जब इसके बारे में जेम्स को पता चलता है तो वो कॉल मिलाता है डायरेक्ट जेनी को, उसके मेमोरियल से बुके मंगवा कर, और टेम की वाइफ को पकड़ा देता है। फिर उससे ही वो टेम को देखकर सबके सामने किस और हक करती है स्टेज पे, जिससे दोस्तों टेम का जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था वो वापस आ जाता है। इस तरह से दोस्तों जेम्स ने अपने तीनों दोस्तों का अधूरा सपना पूरा कर दिया था और अब बारी थी उनकी, जिसके लिए वो कुछ ऐसा इंतजाम करते हैं कि उसे बुलाते हैं दादू के रेस्टोरेंट पे और बताते हैं कि आज से ये रेस्टोरेंट तुम्हारा है। दरअसल नदी में जो पैसों से भरा बैग गिरा था वो हमें मिल गया था और हमने उसी पैसों से तुम्हारे लिए ये रेस्टोरेंट खरीद दिया, क्योंकि हमें याद था एक बार तुमने बातों ही बातों में कह दिया था कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक रेस्टोरेंट होता जिसे तुम मैनेज करते हैं ना, हमें याद था वो बात। और ये सरप्राइज दोस्तों जेम्स को बड़ा पसंद आता है। वो ये खुशखबरी जानी को भी देता है और दोनों फिर मिलना जुलना जारी रखते हैं कि अभी स्कोप है दोनों का कुछ हो जाए, और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। ठीक थी, मतलब एवरेज मूवी। बाकी आप बताइए आपको कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।